हाँ, तो आज बात करते हैं गहरवाल वंश। गहरवाल वंश, देखिए गहरवाल वंश का दूसरा नाम है राठौर वंश भी है। आप किसी किसी का टाइटल देखे होंगे राठौर जी, उर्मी सिंह राठौर। एक अच्छा कुमार का फिल्म नहीं था, उसमें कौन राठौर था, एसपी था या कई है राठौर। तो गहरवाल वंश का दूसरा नाम क्या है? राठौर वंश। राठौर किसी किसी का नाम भी होता है ना। गहरवाल वंश का दूसरा नाम राठौर। अब समझेंगे, सबसे पहले किसी भी वंश को पढ़ने से पहले उसको जानिए कि वो वंश था कहां पर उसकी उत्पत्ति हुई, कहां वो शासन कर रहा था। तो अभी देखिए ये है, यहाँ आइएगा तो बिहार के बाद यहाँ यूपी है, और यूपी में एक जगह का नाम है बनारसी। बनारसी है ना, अभी जिसको बनारस भी कहते थे। तो इसी बनारस में गहरवाल वंश बना था। कौन वंश? इसका मतलब बनारस में जाकर इस वंश की स्थापना हुई, और इसकी स्थापित करने वाला का नाम होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में समझे कि इसका संस्थापक कौन है। कौन है संस्थापक? संस्थापक जानिए, अंतिम शासक जानिए, समझे। शुरू और अंत तो जानना जरूरी है। चंद्रदेव, इनका नाम क्या था? चंद्रदेव। चंद्रदेव, देव। और चंद्रदेव ने राठौर वंश की स्थापना की थी ना। इसका गहरवाल वंश भी कर सकते हैं। और कहां कर किया था ये तो समझ ही गए हैं। लिखिए देखिए कहां पर किया था? बनारस। राजधानी बनाई थी अपनी बनारस। बनारस में जाकर इस वंश ने क्या किया, यानी वही राजधानी इसने शासन करना शुरू करता है। राजधानी इसकी हो गई कहाँ? बनारस। बड़ा बनारस फेमस है ना, प्राचीन काल से ही फेमस है बनारस। अब देखिए सभी वंश के तरह शक्तिशाली शासक देखते हैं, तो इस वंश का शक्तिशाली शासक लिख लेंगे। इस वंश का शक्तिशाली जो शासक है, शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक इस वंश का कौन होगा? गोविंद चंद्र। देखिए इसमें भी चंद्र लगा हुआ है, चंद्रदेव, इसमें लिखा हुआ गोविंद चंद्र। लगता है चंद्र से जुड़ा हुआ है वंश। गोविंद चंद्र नाम क्या था इनका? गोविंद चंद्र है गहरवाल राठौर वंश, लेकिन टाइटल में क्या लगा हुआ है? चंद्र लगा हुआ है। अब समझिए, इसमें प्रश्न कहां से आते हैं? जहां से प्रश्न आते हैं परीक्षा में वही चीज पढ़ना है हमको। देखिए ये जो गोविंद चंद्र देख रहे हैं शक्तिशाली है, तो इनके दरबार में कोई होगा। तो इसके दरबार में वो कवि थे, उनका नाम था लक्ष्मीधर। उनका क्या नाम था? लक्ष्मीधर। तो गोविंद चंद्र के दरबार में, इनका दरबार यहाँ 3 मार्क लिखते हैं, दरबारी कवि। दरबारी कवि, उसका नाम क्या है? लक्ष्मीधर। नाम क्या है उसका? लक्ष्मीधर। लक्ष्मी को पकड़ने वाला धर लिखा हुआ। गोविंद चंद्र दरबारी। तो अब ट्रिक कैसे याद करेंगे, समझेंगे कैसे इसको याद करने का तरीका। तो सबसे समझिए कि गोविंद चंद्र शक्तिशाली हैं, तो शक्तिशाली वही होगा जिसके पास धन दौलत बहुत ज्यादा होगा, जो धन को रखेगा। जी सर। शक्तिशाली धनेपन होगा कोई। जी। तो याद अगर कहेगा कि अगर गहरवाल वंश के शक्तिशाली राजा को बताइए, तो याद कीजिए कि लक्ष्मीधर किसके पास है? लक्ष्मीधर कवि है, और लक्ष्मी में उस रुपया पैसा उन्हीं के पास ज्यादा है। इसका मतलब तो शक्तिशाली तो होगा ही। जी। और जिसके पास सही में पैसा होगा वही सही में काम करेगा।
और नहीं तो क्या करेगा, कल्पना में रहेगा कि ये कर देंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, पास में कुछ नहीं है लेकिन सपना देखेगा कि ये बना देंगे, वो खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ऐसे करेंगे। कल्प में रहता है, कल्प में क्या कल्पना करते रहता है। तो लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक लिखी थी, कीर्त कल्प तरु। कीर्त मने कर्ण और कल्प ने कल्पना कर, तरु मतलब सच्चाई हो ना। तो कीर्त कल्प तरु पुस्तक का क्या नाम है? कीर्त कल्प तरु। कीर्त कल्प तरु, कीर्त कल्प तरु के लेखक। इसका मतलब है ये जो थे लक्ष्मीधर, वो किसके लेखक थे? किल्प तरु, कीर्त कल्प तरु, कीर्त कल्प तरु। तरु के क्या थे? लेखक थे। और शास्त्रों के प्रखंड विद्वान थे। शास्त्रों के क्या थे? प्रखंड विद्वान। प्रखंड विद्वान। शास्त्रों के क्या थे? ये लक्ष्मीधर जो थे शास्त्रों के प्रखंड विद्वान थे। कौन थे? विद्वान होगा तो होगा ना। ऐसे भी संस्कृत सीखने के लिए पूरा देश से सभी जगह के लोग कहाँ पहुंचते थे? भारत, काशी में। काशी। और काशी संस्कृत का शिक्षा का केंद्र था, समझे ना। संस्कृत विश्वविद्यालय था ना वहाँ पे, वही ना बाद में BHU बना। और बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान काशी में ही मिलते थे। काशी ना बनारस है। अभी भी संस्कृत के बेसी होना वही होता है। हाँ, अभी भी वहाँ पर सब ज्यादा क्या कहते हैं, पंडित जी लोग रहते हैं। अब क्या हुआ, कल देखे होंगे कि कश्मीर के राजवंश भी में रानी का कुछ भूमिका था। और वहां पर भी देखे थे लोकमणि देवी, है लोकमणि देवी देखे थे ना। लोकमणि देवी वहां पढ़ाए थे। चलिए अभी वहां आते हैं इसी टॉपिक पे। पिछला टॉपिक पे क्या ध्यान दे तो आते हैं। तो गोविंद तृतीया का जो पत्नी थी, गोविंद तृतीया की पत्नी, उनका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। इसका मतलब ये गोविंद तृतीया, गोविंद चंद्र की एक पत्नी नहीं थी, कई पत्नियां थी। उसमें एक रानी का क्या नाम था? कुमार देवी। कुमार देवी। एक रानी, इसका मतलब रानियों की कमी नहीं है उसको। नहीं समझे बात? राजी महाराजी। तो समझते हैं कि देखिए बिहार समझाए तो बिहार किसको कहते? बिहार एक बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए मठ होता है, जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं। बिहार में अधिक थे। यूपी में भी एक जगह का नाम है सारनाथ। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ नहीं। तो उसी सारनाथ में इसके दिमाग में आया कि बड़ा सांस्कृतिक स्थल है, इसलिए कहा कि कुमार देवी कहा कि राजा तो अपने में मगन रहते हैं, हम ही क्यों कुछ ना काम कर ले। तब वो गई राजा के पास, गोविंद तृतीया के गोविंद के चंद्र के पास। बोली हम पर तो ध्यान देते नहीं है, तो कम से कम पैसा खर्चा कीजिए, हमको कुछ दीजिए, हम भी पुण्य का कुछ काम कर ले। तो बोला कौन रोका है, जाओ। तो धन की आवश्यकता होगी, जाओ ठीक है ले जाओ। तो बनारस यूपी में ही है, बनारस सारनाथ है। तो सारनाथ में जाकर जिनसेन विहार, कौन सेन? उसका नाम रखा, उस जगह का नाम था जिनसेन विहार नामक, क्या कहते हैं, बौद्ध मठ बनवा दिया। तो जिनसेन बिहार का निर्माण, बिहार में समझिए लीजिए। तो इनकी एक पत्नी, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? इनकी एक पत्नी, सारा समझ रहे हैं? इनकी एक पत्नी, इसका मतलब कई पत्नी में से एक पत्नी का क्या नाम था? पत्नी कुमार देवी ने, किसने? कुमार देवी ने सारनाथ में, कहाँ पे? सारनाथ में जिनसेन विहार
जिन सेन बिहार जिन सेन बिहार का निर्माण करवाया। नामों किसी ने कुमार देवी। अच्छे थे। क्या रखेंगे? कुमार देवी नाम नहीं होता है? बहुत का कुमार देवी नाम। याद करने में ठीक जिनसेन जो लिखे हैं इसको थोड़ा धर्म, ये धर्म चक्र जिन बिहार, धर्म चक्र धर्म चक्र लगा बच्चा पढ़ रहा है जिन बिहार, वीडियो को सुन रहा है। धर्म चक्र जिन बिहार बनवाए। धर्म धर्म चक्र क्या किया? धर्म चक्र जिन बिहार का क्या किया? इन्होंने निर्माण करवाया। बात समझ रहे हैं? किनकी पत्नी थी? गोविंद गोविंद चंद्र की पत्नी थी, धर्म चक्र कुमार थी। समझे? हमें पापी अब सुने होंगे, बड़ा फेमस है। देखिए, राजपूत वंश है तो एक ही तो नहीं है, हम बताते थे ना, बहुत से वंश है। जी गुर्जर प्रतिहार, गहरवाल राठौर चल रहा है, चौहान वंश भी बताए थे, सिसोदिया भी है। जी अब नक्शा में देखिए, यहाँ देखिए अजमेर है। यहाँ क्या है? अजमेर यहाँ अजमेर, राजस्थान राजस्थान का एक जगह का नाम है अजमेर। लोकेशन देख रहे हैं? और अजमेर में चौहान वंश शासन कर रहा था। कौन वंश? चौहान वंश। इसके समकालीन में सुनिए, इधर देखिए, अभी बनारस में है कौन वंश? राठौर वंश। इधर जो है राजपूत में ही चौहान वंश कहाँ कर रहा है? राजस्थान अजमेर में। और बाद में क्या कहते हैं, अजमेर वाला ये सब आके दिल्ली चला आया, उसका राज दिल्ली तक आ गया चौहान वंश का। तो उस एक राजा का नाम था पृथ्वीराज, जिसको सिर्फ आप पृथ्वीराज की नाम जानते हैं। सीरियल फिल्म देखते हैं, पृथ्वीराज संयोगिता, नहीं वही पृथ्वीराज जो मोहम्मद गौरी से लड़ा था। जी तो ऐसे जैसे पृथ्वीराज कई हैं, एक्चुअल में वो जो पृथ्वीराज था वो पृथ्वीराज तृतीया था। कौन था? पृथ्वीराज में तृतीया नंबर, तीसरा था पृथ्वीराज। और इधर तो देख रहे हैं राठौर वंश। तो राठौर वंश में अंतिम शासक उस समय कर रहा था जयचंद। क्या कर रहा था? जयचंद। तो राठौर वंश के शासक कौन है? जयचंद। उधर कौन है? पृथ्वीराज चौहान भी। इसको पृथ्वीराज तृतीया को पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान बोल दिए, इसका मतलब तृतीया ही है। एक्चुअल में वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान वंश में कौन सा? तृतीया है। और चूंकि चौहान वंशी थे इसलिए चौहान लगाते हैं टाइटल। बात समझ रहे हैं ना? अब क्या हुआ कि इनके जो पृथ्वीराज तृतीया का जो उसका कहिए दोस्त कहिए या उसका दरबारी कहिए, मित्र कहिए या दरबारी कवि कहिए, उसका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? चंद्रबरदाई। बड़ा चतुर व्यक्ति थे वो। अब क्या हुआ, ये जयचंद की बेटी थी संयोगिता। क्या थी? संयोगिता। ये भी राजपूत वो भी राजपूत, लेकिन कट्टर दुश्मन। बात समझ रहे हैं ना? कभी भी जयचंद पृथ्वीराज को देखने के लिए नहीं चाहता था। मोहम्मद गौरी अगर भारत में आया तो जयचंद भी उसको क्या कहते हैं, उसका जयचंद का, पृथ्वीराज को मरने में जयचंद का भी भूमिका है। बात समझ रहे हैं ना? आखिर क्या है, क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो शुरू से है। हो क्या गया, ये संयोगिता का स्वयंवर रच रहा था। क्या हो रहा था? स्वयंवर रच रहा था। मेरे से बताए ना, स्वयंवर में क्या होता है कि लड़की के लिए बहुत से राज के लड़के आते हैं और सब बैठे रहते हैं। लड़की माला लेके जिसको पसंद करेगा किसको पसंद करेगा माला पहना दिया, यानी स्वयं से वर को चुनना ही स्वयंवर है। तो जैसे रामायण में सीता का स्वयंवर हुआ, तो इसका मतलब है कि संयोगिता के लिए स्वयंवर हो रहा है। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान, जिसका तृतीया जो है वो आया और स्वयंवरे के बीच से किसको लेकर भाग गया? संयोगिता को लेके। अपना मन से हाँ, जबरदस्ती।
संयोगता भी राजी थी। जी तो क्या कहा, यही बात जयचंद को अच्छा नहीं लगा। अंदर अंदर सिटिर पिटिर था और संयोगता को कहाँ से उठा के लेके चला गया, स्वयंवर से। स्वयंवर से उठा के लेके चला गया और शादी कर लिया। अब ससुर हो गया कौन इसका, जयचंद इसका ससुर हो गया। अब क्या हुआ कि जब पृथ्वीराज चौहान जयचंद से भी मोहम्मद गौरी लड़ा है और पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ा है। तो एक बार पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा बार हार गया और जयचंद को भी उसको हारना पड़ा, समझे ना। तो लेकिन यही कहा था कि अगर पृथ्वीराज अगर कमजोर हुआ, मारा गया, उसमें क्या करेगा, जयचंद का भी हाथ है। तो मुहावरा भी है कि यहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं है। इसका मतलब है कि अपने ही घर के भेदी जो है अपने लोग को मरवाते हैं। तो उसका दामाद है ना, जी बात समझ रहे। सचित्रायन के युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान हाँ। मोहम्मद गौरी को हराया था। हाँ, क्योंकि अभी जो अभी देखिए, अभी जो वो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको चौहान वंश में। चौहान वंश अलग है ना, तो चौहान वंश में जाकर पढ़ाएंगे कि तराइन का युद्ध पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी कौन चल रहा है, राठौर वंश चल रहा है। तो राठौर वंश में अंतिम शासक जयचंद के बारे में पढ़ेगा, जयचंद की बेटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिख देते हैं अंतिम शासक क्या है इसका, अंतिम शासक है जयचंद। इसका मतलब जयचंद किस वंश का है, राठौर वंश। गहरवाल या राठौर वंश, जयचंद, समझे ना। अभी जयचंद भी मारा जाएगा, ये भी क्या करेगा, मारा जाएगा। दामाद के साथ धोखा किया तो ये भी नहीं जाएगा, बात समझ रहे ना। देखिएगा ना, इसको मोहम्मद इसको भी मार देगा, हाँ इसको भी मारा जाएगा ही। अब क्या हुआ,